30 साल से आप दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो दलित और पिछड़ों में 5% लोग भी 12वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते। कम से कम नेता लोग अपने मचान से उतर करके नीचे चलना शुरू कर दिए हैं। पहले फ़ोन 25 जाते थे तो नहीं उठाते थे, अब अपने से फ़ोन करते हैं। आप अगर लीडर हैं तो लीडर की तरह बिहेव कीजिए, नवाब मत बनिए ना, आप राजा मत बनिए। प्रजातंत्र को हुए 70-80 साल हो और आपका दुकान छीन लिया जाएगा तो आपको ये पॉलिटिक्स में फेयर रहिए ना भाई। अभी तक तुमको ये पता भी नहीं है कि पहलवान कौन है मेरे साथ लड़ने वाला। नए पॉलिटिशियन के लिए या नए लोगों के लिए ये आसान हो जाता है अगर ये पता चल जाता है कि भाई लड़ना किससे। हमको पता था, मेरा जो 2-3 जो भी लड़का था, नहीं भैया जाना पड़ेगा, वो सब बहुत सपोर्ट करेगा। बोले कल भाग जियो देख भी तू। खाना खाए, फोटो वोटो खिंचाया, डाल दिया। 3 या 4 दिन के अंदर उसको फ़ोन आया, 14 लाख का मिल गया। हमको दिली खुशी। बोले जेकरे जेकरे पैसा मिलो, चबूतरा मिलो, रोड मिलो, सब ले। आज आप फोटो खिंचाइए, 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपके साथ फोटो खिंचाने के बाद फायदा हो जाता है? हो जाता है, कुछ न कुछ फायदा तो हो देखिए जाता है। नहीं कुछ क्योंकि समय बहुत नजदीक है। जनसुराज का ग्राफ कितना बढ़ा है, बिहार में क्या होने वाला है और क्या व्यवस्थाएं बनी है अब तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले शुभम जी आपका बहुत धन्यवाद है, लेकिन सबसे पहली बात ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो बिहार में अभी जनसुराज को देखा जा रहा है लगातार, क्योंकि पदयात्रा और भी पार्टियों का चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है और आपकी पार्टी जिस तरह से कमिटमेंट कर रही है उसको लेकर के, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, कितना ग्राफ आपके पार्टी का बढ़ा है ये बताइए। ये ग्राफ तो कुछ क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है, मेन जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, कि समाज तक ये बात पहुंचाई जाए, जो राजनीतिक जागरूकता होती है उसको जितना से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और मुझे लगता है कि हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं। आम तौर पे आजकल जो मुद्दा होता था आज से पहले या जनसुराज से पहले या इस इलेक्शन से पहले, उस मुद्दे में सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं होता था। अभी जनसुराज के आने की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक विमर्श है, विचार विमर्श है, चेतना है, वो एक अलग लेवल पे चली गई है। आज हम पलायन की बात करते हैं तो मोदी जी भी आके बिहार में पलायन की बात करने लगे। रोजगार की हवा में बातें बहुत होती थी, आज इतनी साल से हो गए, बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई। प्रशांत किशोर डेटा के साथ बात करते हैं कि भाई अगर 30 साल से आप दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो दलित और पिछड़ों में 5% लोग भी 12वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको चेंज करने में हम लोग डेफिनेटली आज की डेट में कामयाब हो गए हैं। ख़ास करके युवाओं में अगर जो हम लोगों के प्रति सपोर्ट दिख रहा है वो बहुत ही इनकैरेजिंग है। इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, उतने बड़े विद्वान हम नहीं हैं, चूँकि हर किसी का अपना अपना फील्ड होता है। जैसे मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि समाज का अलग अलग वर्ग होता है। जैसे रिलीजन होता है, कल्चर होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमी होती है, ज्योग्राफी होती है। ये एक दूसरे से बहुत पृथक नहीं है, लेकिन जब भी समाज को देखेंगे आप तो समाज जो निचले स्तर का होता है उसमें ये सब मिक्स हो जाता है। आप दक्षिणी भारत हमारे यहाँ ही देख लें, दक्षिणी भारत में आप चले जाएं, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, एटलीस्ट इस 5 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो समाज इतना उत्तम स्तर का है कि उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड से आप तोल सकते हैं। अगर सामाजिक वहाँ पे हाव भाव देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है, वो हर बार लोग पार्टी को बदल देते हैं। लेकिन समाज में इतना सौहार्द है, उसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन है। चूँकि एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है कि मस्जिद में हम जाएंगे पर्सनली जाएंगे, मंदिर में जाएंगे हम पर्सनली जाएंगे, गुरुद्वारा चर्च जहाँ भी होगा हमारा वो पर्सनल मुद्दा है। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेंगे हम सब एक हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमी का की बहस हो, चाहे कल्चर की बहस हो, जो तहजीब जिसको बोलते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया में जहाँ भी देखेंगे निचले स्तर के जब होते हैं, जब इकोनॉमिकली पुअर होते हैं लोग, वो मिक्स कर देते हैं इस चीज़ को। तो समाज में अगर हम चेतना की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक जागरूकता आई है और मुझे लगता है जनसुराग इस मामले में समाज को एक सचेत समाज बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है। दूसरा जो कामयाबी हमको दिखती है वो प्रेशर दिखता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी पहले के दिनों में, आज तक कभी भी इलेक्शन से पहले इतने पहले कोई भी सचेत नहीं होती थी, कोई भी लोगों से जाके मिलती जुलती नहीं थी।
अब क्या किया गया है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बना है। प्रशांत किशोर ने जब से ऐलान किया है 2000 रुपये का, तो देखिए 400 से, वो खुद ही बोलते हैं और सभी लोग जानते हैं इस वक्त, आजकल लोग बोलने लगे हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश जी की गवर्नमेंट है, 400 से 450 नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ। किसी भी के कहने पे हुआ। तेजस्वी यादव भी तो 20 साल से अपोजिशन में ही सही हैं, लेकिन कहाँ हुआ कभी। तेजस्वी यादव जी 2 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सरकार के अंग रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं हुआ ना, 400 से 450 नहीं हुआ। आज जो हो रहा है बदलाव, हम ये नहीं कहते कि सारा क्रेडिट हम जनसुराज वाले लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये भूमिका हम लोगों की है जिसके कारण हो रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के माफ़ी की बात कीजिए, फिर से वही बात आएगी कि भाई 30-40 साल से आप लोग गवर्नमेंट में हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तब तो नहीं हुआ था ऐसा, तब तो ये बातें नहीं चल रही थी, तब तो प्लान मुद्दा नहीं था, तब तो स्कूल यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं था। आज की डेट में आपको बोलना पड़ रहा है, हमने मजबूर कर दिया है आपको। आज की डेट में आशा वर्कर्स को देख लीजिए, इतने साल से नीतीश जी हैं, बहाल किया उन्होंने, सही बात है, वोट बैंक बनाया वुमेन में, सही बात है, लेकिन कभी बढ़ावा नहीं किया। तो ये जनसुराज का दबाव ही, हमको लगता है जनता समझ रही है इस बात को। शिक्षा से आखिर जो नेता लोग होते हैं वो आखिर लोगों को क्यों दूर रखते हैं? जो भी लीडर्स होते हैं, जब शिक्षित लोग होते हैं, तो जैसे मैं शिक्षित हूँ, मैं अपने धर्म की भी इज्जत करता हूँ, धर्म गुरुओं की भी इज्जत करता हूँ, उनका गुलाम नहीं हूँ। उनकी हर बातों को मैं बगैर सोचे समझे नहीं मानूंगा। तो जो एक गुलामी की मानसिकता होती है, जिसको फ्यूडल मेंटालिटी कहते हैं, उसको परपेचुएट करने के लिए, उसको हमेशा बनाए रखने के लिए सभी ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो क्या करते हैं कि आपको सचेत नहीं करेंगे, आपको जागरूक नहीं करेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है वो नहीं बताएंगे। आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनको तब भी धर्म को मानेंगे आप, तब भी समाज को मानेंगे, तब भी बड़ों की इज्जत करेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा इज्जत करेंगे आप, लेकिन उनकी दकियानुसी बातों को आप नहीं मानेंगे, या जो चाहेंगे वो नहीं। जैसे आप अपने यहाँ का एग्जाम्पल ले लीजिए, गरीब हैं लोग इसलिए बिक जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि वोट बिक जाता है। जनता मासूम होती है, अवाम सचेत भी है, लेकिन कई बार मासूमियत का शिकार हो जाती है, और इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इलेक्शन के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले हर जगह, कि वो मासूम जनता को एक तरह से भीड़ बना दिया जाता है। वो सचेत नहीं करना चाहते हैं। सचेत और सजग कब होगा? जब एजुकेटेड होगा। आज की डेट में जनता में देख लीजिए, जनसुराज में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसमें है? एजुकेटेड यूथ में है। उसकी वजह वही है कि वो बदलाव के लिए तैयार हैं, वो समझते हैं बातों को, और जो भी बाकी समाज है उनको भी समझ में आ रही है बातें, इसलिए ये लोग डरते हैं। अच्छा, कुछ नेता लोग ये भी कहते हैं कि भाई विकास आप बहुत बोलते हैं, लेकिन विकास अगर हम कर देंगे तो लोग हमें वोट नहीं करेंगे। क्या ऐसा सच में है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विकास आप हवा में कीजिएगा तो लोग नहीं मानेंगे। विकास होता क्या है, यकीन मानिए, बहुत सारे नेता से एक बार पूछिएगा कि विकास का मतलब क्या होता है, उनको पता नहीं होगा। सड़क बनाने को विकास नहीं कहते हैं, किसी को 2000 रुपया दे देना विकास नहीं कहते। विकास जो होता है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जो सामाजिक आधारभूत ढांचा होता है, उससे विकास होता है। जो ज्योग्राफिकल कंडीशन सुधारी जाती है, हम जैसे जितने भी नेता हैं, और बहुत सारे इंजीनियर्स को भी पूछ लीजिएगा ढंग से कि जियो हाइड्रोलॉजी क्या होती है। आज जो पूरे बिहार में पानी लगा हुआ है हर जगह, कैसा विकास है भाई आपका, कि एक बारिश में आपका पूरा विकास ठप हो जाता है, गाड़ियां ठप हो जाती हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि लोगों को इस बात को समझ में नहीं आएगा, अगर पानी लग गया और मान लीजिए कि हम एक मजदूर हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमको कहीं अपनी जगह पे जाने में आधा घंटा डिले हुआ, तो ये लगता है कि अरे आधा घंटा 1 घंटा डिले हो गया, कौन सी बड़ी बात है, तू तो गेलू चले एलू, आधे घंटा न लग ले। लेकिन सच्चाई है कि उस आधे घंटे को अगर 1 लाख वर्कर को जोड़िए आप, तो 50,000 घंटा का नुकसान हुआ है ये अर्थव्यवस्था को, जो कि समझ में नहीं आएगा। अब उसके लिए आप जैसे बाढ़ की समस्या को देख लीजिए, प्रशांत किशोर एक वेल प्लान्ड वे में बात करते हैं कि एक वाटर ग्रिड बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर से एक बात याद आई। प्रशांत किशोर क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि वो छोटा सा क्लिप हर जगह शेयर भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार में आने के लिए मुस्लिमों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो क्या ये मतलब क्या है ये चीज़? वो देखिए, वो चलाने के लिए कोई एक क्लिप काट करके चला दें, वो तो विरोधी का काम है, उनको अपनी बात करनी है, और पॉलिटिक्स में विरोध होना चाहिए अगर किसी बात पे। अब उसमें सच्चाई क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं, तो उसमें सच्चाई है कि मुझे दिल से मैं बताता हूँ कि उस जिसमें उन्होंने बोला था हज भवन में, मैं उनके साथ था खड़ा हुआ। वो जब बोल रहे थे तो लोगों ने, एक पत्रकार ने पूछा कि आपको सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार को ऊपर ले जाने के लिए हमको मुसलमानों की ज़रूरत है। अब अगर मैं कहता हूँ आपसे
आपको आप बोलते हैं अभी वोट तो एक दिन की बात होती है, हम आपसे मिले, हम बोलते हैं आपको दुआ दीजिए, आपका वोट नहीं दीजिए मत दीजिए लेकिन हमको दुआ दीजिए। तो हम बताइए आपकी ज़्यादा इज़्ज़त की है कि कम इज़्ज़त की है? वोट तो कोई खरीद भी लेता है। मतलब उसको तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है। बिल्कुल होता ही है, वो सब होता ही है, चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिछले 1 साल में जो भी हुआ। कुछ लोग विधानसभा में आपके इस गेटअप पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ऐसा क्या है, एक आईएएस शिक्षक और जब से नेतागिरी में आए हैं और लगातार देख रहे हैं इनका ड्रेस, सब जो ड्रेस कोड है इनका चेंज हो गया है, ब्लू शर्ट वगैरह ये सब। बहुत 2 चीज़ें हमको लगता है कि जो रेगुलर बोलते हैं कि आईएएस शिक्षक क्या होता है? आईएएस शिक्षक कोई पोस्ट नहीं होता है, और वो लोग बोलते तू खाली बुलुआ पहनो तो लोग समझिए कि एक क्या ठो कपड़ा है करे। देखिए होता क्या है कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको 4 पार्ट में बाँटा जाता है। जो सबसे निचले स्तर पे होता है उसको ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है उसको रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है उसको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, और उससे भी जो ऊपर होता है उसको गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। तो ब्लू कॉलर वर्कर जो होता है वो नीचे तबके के लोगों का होता है। तो चूँकि मेरी हकीकत बहुत निचले तबके से है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू पहनना, ताकि नीचे के स्तर से हम जाएँ, नीचे के लोगों से मिलें। आज तक हमको नहीं लगता है कि हम किसी बड़े लोगों के पास गए हैं। क्योंकि बड़े लोग अवेयर हैं, धरती वो से जुड़े जानते हुए हैं, वो जानते हैं, जो अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, उनकी दुनिया को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन मुझे उन गरीबों से मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है जो अभी तक समाज में ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और अगर उनकी लाइफ में किसी एक परिवार की या 2 परिवार की लाइफ में भी अगर कुछ बदलाव ला पाए, तो ये मेरा ब्लू कॉलर वर्कर जो है कामयाब हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक बहुत कॉमन है, जब आप पूछ दिए हैं तो आईएएस शिक्षक वाली बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मेरे जो चाहने वाले होते हैं कि बहुत लोग बोला है कि आईएएस शिक्षक क्या हुआ, इसे बकवास कर रहा है। अब उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गलतफ़हमी में बोलते हैं, कुछ लोग खुंदक में भी बोलते हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है। कुछ लोग जो जानबूझकर जानते हुए भी ये बोलते हैं कि भाई आईएएस शिक्षक क्या होता है? तो आप अगर मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? मिडिल स्कूल मास्टर। आप हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तब क्या कहलाते हैं? हाई स्कूल मास्टर या हाई स्कूल शिक्षक या हाई स्कूल टीचर। आप आईएएस के बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या कहलाएंगे आप? उनसे जो भी सवाल करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई हम अपना डेजिग्नेशन क्या लिखें, आप ही बता दीजिए। अगर हम तो कुछ लोगों ने कहा कि यूपीएससी टीचर लिखिए, मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि भाई यूपीएससी टीचर लिखो तू। मतलब यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे एग्जाम कंडक्ट करती है। सीडीएस करती है, प्रोविडेंट फंड का करती है, प्रोविजनल ऑफिसर्स का करती है, बहुत सारे एग्जाम में से एक आईएएस का है जिसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं। तो बोलता है सिविल सर्विसेज शिक्षक बोलिए, मतलब भाई बड़ा हो जाएगा। जब कोई भी सिविल सेवा का एग्जाम देने जाता, हम लोग भी अगर एग्जाम जब दे रहे थे और बच्चों भी जितने भी देते हैं पूछे किसका एग्जाम दे रहे थे, आईएएस का एग्जाम दिया है। तो आईएएस चूंकि सबसे बड़ा पोस्ट है सिविल सर्विसेज में, तो आमतौर पर वो उसी से मशहूर होता है, तो इसीलिए हम शॉर्ट में आईएएस शिक्षक लिखते हैं। अच्छा, सुमेरी बख्तियारपुर के बारे में क्या सोचना है आपका? जिस तरह से सुमेरी बख्तियारपुर में जब से आप आए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जो सिलसिला है कामों का लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का, जो आपके आसपास के लोग हैं या जो सत्ता दल में भी बैठे हुए लोग हैं, उनका घूमना लगातार चालू है, लोगों को जोड़ना चालू उन्होंने कर दिया है। तो इससे क्या लग रहा है और सुमेरी बख्तियारपुर में कितना विकास हुआ है, और जिस तरह से विकास की गाथाएं गाई जा रही है पोस्टर के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए विकास तो हम बता दिए कि उनसे पूछ लीजिएगा, जो भी यहाँ पे सत्ता में रहे हैं या रह चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा, विकास का डेफिनेशन उनको पता नहीं होगा। जहाँ तक हमारे आने से फ़ायदा जनता को ज़रूर हुआ है। कम से कम नेता लोग अपने मचान से उतर करके नीचे चलना शुरू कर दिए हैं। पहले फ़ोन 25 जाते थे तो नहीं उठाते थे, अब अपने से फ़ोन करते हैं, तो भाई जनता का फ़ायदा हो रहा है ना। हमारे गांव में ही अभी पिछले दिनों जो एक बड़ा सा मंच लगा था, कसर बाबू साहब गए थे, यूसुफ बाबू भी थे, और बड़ा मंच लगा था, खाना पीना खिलाया था। हमको दिल से खुशी हुई कि 70 साल में कम से कम मेरे गांव में एक बार उनका टेंट तो लगा, लोगों को खाना तो खिलाया गया, जाके मिलना जुलना, यही तो होता है। हम तो यही तो चाहते हैं आपसे कि आप कीजिए उसको। आप अगर लीडर हैं तो लीडर की तरह बिहेव कीजिए, नवाब मत बनिए ना, आप राजा मत बनिए। प्रजातंत्र को हुए 70-80 साल हो गए भाई, आप राजा मत बनिए जनता के लिए। अगर जनता की ज़रूरत है, आपको जनता की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन के टाइम में, तो आप 15 दिन आते हैं, लेकिन बाकी 1800 दिन जो जनता को ज़रूरत पड़ती है तो आप गायब रहते हैं। तो लेकिन उस गायब को कम से कम हम जो है वापस ला दिए हैं, उसको हाजिर नाजिर करवा दिए हैं। एक गायब का पोस्टर भी कुछ दिन मीडिया पर चला था, जो प्रधानमंत्री। हाँ, तो आप देखिए एक पॉलिटिकल पैटर्न होता है पॉलिटिक्स का।
मोदी जी को देख लीजिए आप, सेंटर में हर एक लोग जानता है कि वो डराते हैं, डर का बिजनेस करवाते हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं, वो लोगों को डराते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन विकास का खूब पूरा विकास विकास विकास। मोदी जी को सुनिएगा तो बख्तियारपुर में विकास यही कितना, एकदम सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है। आप कैसर बाबू को देख लीजिए आप, अगर जब से इलेक्शन आता है तब से देख लीजिए आप, यूसुफ बाबू को देख लीजिए, आज की डेट में हमारे लोगों को डराया जाता है, कई सारे लोगों को वहाँ पे जा करके जो जनसुराज में जुड़े हुए हैं, किस टाइप से डरा? मैं नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे ही डराते हैं कि भाई कैसे ऐसा हो सकते हैं, और आपका दुकान छीन लिया जाएगा, तो आपको ये पॉलिटिक्स में फेयर रही है ना भाई। अभी तक तुमको ये पता भी नहीं है कि पहलवान कौन है मेरे साथ लड़ने वाला, आपको नहीं पता है? नहीं पता है भाई, यूसुफ सलाहुद्दीन नहीं। तो बात तो कैसर बाबू बोल रहे हैं, अगर कैसर बाबू लड़ेंगे कि यूसुफ बाबू लड़ेंगे या कोई और भी लड़ेगा, तो अभी तक तो हमको क्लियर नहीं है। मतलब आप ही को पता नहीं? बिल्कुल नहीं, हमको लगता पूरी जनता को पता नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो कैसर बाबू जाते हैं, और यूसुफ बाबू की तो बात हम सुनते ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं मैंने कभी स्पीच 2 लाइन का 4 लाइन का दिया हो जनता के बीच। जनता को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि भाई अब बड़े पहलवान हैं, छोटे पहलवान हैं, तो हम लोग तो आप किससे भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम किसी से नहीं भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम खुद के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना जनता में जा करके, हमको किसी से भिड़ना नहीं। लेकिन अगर ये होता है कि पहलवान के बारे में पता है अगला कौन है, तो फिर बात की जा सकती है भाई, उस सिलसिले में उसके कंटेक्स्ट में बात की जा सकती है। आप भी कंफ्यूज हैं कि बेटा लड़ेगा या उनके पिताजी लड़ेंगे या फिर थर्ड कोई और लड़ेगा? हाँ बिल्कुल, पूरा विधानसभा कंफ्यूज है आज की डेट में। टिकट की बात कीजिए तो अभी तक जब तक क्लियर नहीं होता है कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ भी जाते हैं, कैसर बाबू साथ में जाते हैं, यूसुफ बाबू साथ में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर हम अगर देखिए पब्लिक अपीयरेंसेज में, पब्लिक स्पीचेस में कैसर बाबू अपीयर होते हैं, वही आगे रहते हैं। हमको उनसे फीलिंग आती है, और बहुत सारे लोग ये बात बोलते भी हैं कि इस बार कैसर बाबू लड़ेंगे। इससे एक सवाल है इसमें आपसे, ये भी है, बिल्कुल आपने जो अभी क्वेश्चन किया उससे ही एक बात निकल करके सामने आई कि सही बात है, कुछ लोगों के द्वारा जो चर्चा की जाती है मार्केट में कि आजकल कुछ दिनों से 2-4 महीनों से जो है बिल्कुल यूसुफ सलाहुद्दीन को पीछे रखा गया है बैकडोर में, और जो कैसर साहब है वो आगे आकर के काम कर रहे हैं। इससे क्या नहीं, अच्छी बात है, हर बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा जो है ये करे, और अगर बेटा बहुत काबिल नहीं हो तो बाप का फर्ज बनता है कि वो उसको बढ़ावा दे। फिर उसको बैकग्राउंड में रखना क्या क्या समझ? चूँकि अब उसमें हम पर्सनल टिप्पणी कभी नहीं करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में क्या, लेकिन हमको नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अच्छी बात है कि अब हमारे कोई गॉडफादर होते या हमारे भी बाप होते तो मेरे साथ भी चलते, कम से कम दुआएं ज़रूर देते। तो उनके हैं तो वो चल रहे हैं, वो पॉलिटिकल लेगेसी है उनकी, और काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस, फादर का एक्सपीरियंस तो मिलना ही चाहिए बेटे को। बेटा चूँकि नया है अभी, और हमको नहीं लगता है कि बहुत अच्छी पब्लिसिटी है उनकी, पॉपुलैरिटी एरिया में मेरी समझ से तो कम ही है जो भी देखने को मिलता है, जो जनता बोलती है। तो उसमें ऑब्वियसली पार्टी भी वही है, लालू यादव बेचारे इस बुढ़ापे में भी तेजस्वी यादव को पूरा कोशिश कर रहे हैं, कैसर बाबू कर रहे हैं, उसी तरह से जहाँ भी देखिएगा आप, जो चाहे आप राजनाथ सिंह को देख लीजिए, नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, अभी नितिन गडकरी जी के बारे में बात आई है तो पूरा एथेनॉल का पूरा ये है। आप अमित शाह जी को देख लीजिए, अपने बेटा को एकदम नाकारा है, लेकिन उसको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। तो ये समाज का ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे बेटे को बाप लेकर के हम जैसे नए पॉलिटिशियन के लिए या नए लोगों के लिए ये आसान हो जाता है, अगर ये पता चल जाता है कि भाई लड़ना किससे है, फाइट किससे है, तो आसान हो जाता थोड़ा। उस हिसाब से तैयारी तो मेरी दोनों के हिसाब से, कोई भी आ जाए उसी हिसाब से रहेगी, दोनों के साथ तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो चलना ही पड़ेगा ना, किसी को भी अगर करेंगे। आप जैसे पॉलिटिक्स में आए हैं, अब पॉलिटिक्स की तिगड़मबाजी अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। उससे पहले जैसे हम लोग थे, साधारण आदमी थे, सीधे साधे थे। अगर देखिएगा पिछले 1.5 साल से मैं लगभग हूँ अपने विधानसभा में घूम रहा हूँ, 1 साल तक मैंने ज़्यादा स्पीचेस नहीं दी, कोशिश पूरा किया अवॉइड करने का, पहले समझने की कोशिश की है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो अब जैसे है कि भाई पॉलिटिक्स में स्पीच भी दे रहे हैं, अब लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ, पहले नहीं कर पा रहा था। चूँकि एक IAS शिक्षक वहाँ से पढ़ा के आए हैं, तो हमारी जो एंट्री हुआ करती थी वो वेल एजुकेटेड हुआ करती थी। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बंदा, IIT का बंदा है, एम्स का बच्चा है, सेंट स्टीफेंस का बच्चा, उससे हम एड्रेस कर रहे हैं, उससे हमारा कम्युनिकेशन हो जाए। अचानक हम यहाँ पे आते हैं तो एक मिक्स्ड जेंट्री हमारे सामने आती है, तो उस मिक्स्ड जेंट्री को हम कैसे एड्रेस करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो धीरे धीरे जैसे सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, जैसे ऐसा होता है कि अब जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो मेंटली प्रिपेयर्ड है। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे जो सीनियर पोस्ट पे हैं, जिन्होंने काफ़ी इलेक्शन का ये किया है, तो सब सजेशन देते हैं कि भाई कलेजा, पीठ, दिमाग सबको मजबूत रखना, नहीं तो कब टूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो अब जैसे उस तरह की फीलिंग आ रही है कि भाई आप
आप किसी भी इंसान को उठा लेते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो आप हर जगह देखिएगा कि अगर एक अपोजिशन में, जैसे सोशल मीडिया पे देख लीजिए या नॉर्मल भी देख लीजिए, यहाँ अभी कितना प्यार मिल रहा है विधानसभा में? हमको लगता है कि हमारी औकात से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा था। उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी, ये सच्चाई है। आज जनसुराज को ले लीजिए, जनसुराज के चाहने वाले और जो मेरे साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि हर हफ्ते में कम से कम 2-3 बड़े पोस्ट के लोग जुड़ते ज़रूर हैं। कोई लोग ये भी बोलते हैं, भैया अभी मत बोलिए, अभी इलेक्शन के टाइम में यह तब बताइए, तो किया है अखन नहीं बोलिया, अखन बोलबो तो गड़बड़ा जेते, अरे बहुत दबाव आबे लगे छे। मेरे साथ जो फोटो खिंचा लिया है, ये दबाव क्या है मतलब? दबाव ये है कि देखिए, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बेचारा बेइज्जत हो जाएगा। हाँ, बिना नाम लिए बोलिए। हमको एक मुखिया जी थे, उन्होंने बुलाया, मेरा क्लासमेट भी है वो, ये तू या ना हमारे यहाँ, हम के लिए अभी काल लेबो तोरा के यहाँ, तो नहीं तू या ना, एक दिन हम खाना खिलेगा। खाना खाए, हमको पता था मेरा जो 2-3 जो भी लड़का था, नहीं भैया जाना पड़ेगा, वो सब बहुत सपोर्ट करेगा, हम बोले कल भाग जियो देख भी तू। तो बोले कि नहीं यान तू हमारे यहाँ, तो खाना ना खाए, फोटो वोटो खिंचाया, डाल दिया। 3 या 4 दिन के अंदर उसको फ़ोन आया, 14 लाख का मिल गया। हमको दिली खुशी हुई। हालांकि वो उसके बाद से वो शर्मा रहा था, बोले कि एकदम ठीक है। हम बोले जेकरे जेकरे पैसा मिलो, चबूतरा मिलो, रोड मिलो, सब ले, चूँकि ये अगला इलेक्शन का नहीं है, ये पिछला इलेक्शन में जो तू वोट दिली है, मेहनत कर लिया ना, ओकरा है। जब इलेक्शन आए जियो, ये सब लिए के बाद फिर से तब तू ई इलेक्शन का अलग से डिसाइड करबे कि लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो जो साथ जो, और नहीं लेना है तो दूसरे के साथ दही। ये सब जो भी मिल रहा है, जिसको भी मिल रहा है, चबूतरा हो, कहीं रोड हो, कहीं छोटा नाला है, ये सब पूरा मिल रहा है सबको। आज आप फोटो खिंचाइए, 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको, अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपके साथ फोटो खिंचाने के बाद फायदा हो जाता है? हो जाता है, कुछ ना कुछ फायदा तो हो देखिए जाता है। नहीं कुछ तो कम से कम कॉल्स तो बहुत बार आने लगती है, आपको बुलावा आ जाएगा वहाँ पे बैठने के लिए। भाई हवेली में बैठना ही अपने आप में हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो ज़िंदगी में नहीं गए, लेकिन हवेली में बैठना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा घर है, तो कम से कम यही में बैठने के लिए ही मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से हमारे साथ शमी मनवर जी थे और इनसे बात करके अच्छा लगा। वजह ये है कि जब पढ़े लिखे लोग बात करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि हर चीज़ एक तर्क में बात होती है और क्वालिटी बेसिस पे बात होती है और क्वालिटी एजुकेशन पे बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी बेहतर लगेगा जब आप सुनते होंगे, जब आप देख रहे होंगे ये वीडियो, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि एक ऐसे लोगों से बात हो रही है, एक ऐसे मतलब आईएएस शिक्षक से बात हो रही है जिसको सुन करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा कितना पीछे है और इसको किसने पीछे किया है और इसके पीछे वजह क्या है। ये सारी बातों पर जो है डिस्कस हुआ, आपने सुना होगा। प्यार दीजिए, बहुत सारा वीडियो को शेयर भी कीजिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिलहाल बने रहिए आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ। ऐसे ऐसे अपडेट हम बहुत सारा देते रहेंगे आपको और ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।